नोट पैड पड़ेगी ना, नोट पैड पे आएगा। हाँ वन नोट ही आएगा। ऐसे आएगा। मेरे को क्या पता, मेरे को तो उस पर आता है काम। इधर से करोगे ये लड़का खूबसूरत। हाँ पहले बक्का के पास टिक्के लगा दो। कुछ मसला हो रहा है जूम में। ये तो काम कर रहे थे यार ये। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई कैसे है इससे मेरे भाई मुझे 80 ट्रांसफ़र करने हैं। फ्रेंड से बात की मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो आपके अकाउंट में करता हूँ भाई। इसमें लाइनें कहाँ से आएंगी? अच्छा भाई पहले तो लास्ट टाइम का बताइएगा, लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था भाई? काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था और काइनेमेटिक्स में कहाँ तक पढ़ा था? एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन की डेफिनेशन सब पढ़ा था। जल्दी से कुछ चीज़ें बता दें बस, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ें लाइक स्पीड क्या होती है बेटे एंड पे। ठीक है, बच्चे स्पीड की डेफिनेशन बता दीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोले बोले बेटे, सिर्फ जिनसे पूछा उनको बोलने देना। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बस काफ़ी है, क्योंकि रेट का मतलब ही क्या होता है ना, यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस का वर्ड है ना यूनिट टाइम। अब जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, जैसा मैं, आप लास्ट क्लास में नहीं थे और जो भी लोग नहीं थे, बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं फर्स्ट ईयर, और ये तो फर्स्ट ईयर भी नहीं है, तो 9-10 वाला काम था। तो यार फर्स्ट ईयर वाला काम और एप्टीट्यूड वाला काम तो हम आप करेंगे। तो बाय कंडीशन ऐसा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो क्या था, स्पीड था। तो एक बच्चे बराबर में स्पीड का फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू s अपॉन टी या d अपॉन टी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चे बराबर में। बेटे ये वेलोसिटी क्या चीज होती है? वेलोसिटी, वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है, बट थोड़ा सा कुछ और तो बताएं इसके बारे में। डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, ये क्या होता है? वेलोसिटी, या फिर हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सिंपली कहलाता है वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंस क्या है बेटे? नेक्स्ट पे हाँ, वेलोसिटी स्पीड का डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस बता दें बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। बेटे अब आता है नहीं आता ये बता दें। डायरेक्शन का डिफरेंस है, मतलब स्केलर वेक्टर का डिफरेंस है।
स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड वेक्टर है और वेलोसिटी स्केलर है। चलें, कुछ नहीं होता जी बेटे, बराबर में जो आप छुप रही है ना, आप बताएं कि वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस क्या है? बेहतरीन बेहतरीन जनाब, तो बहुत सिंपल है ना यार, ऐसा तो सवाल पूछते हैं अजीब सा लग रहा है कि ऐसा सवाल पूछ रहे हैं यार, मगर फिर भी स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या एक जैसा है? भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला था वो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम था, और वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट पे अब एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक सेकंड में जो भी चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो बेसिकली एक्सेलरेशन है। बच्चे बराबर में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू, बोले बोले, हाँ जो सही बिल्कुल सुन के सही बोला करेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, ऐसे भी तो लिखा ही था। ठीक है, अब जी बेटे अब ये डीसेलरेशन क्या चीज होती है? डीसेलरेशन कुछ नहीं होता, नहीं पता, जाने दें। डीसेलरेशन के दूसरे कोई नाम बता दें। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बेटे, आपको पता है डीसेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डेवलप होती है वो डीसेलरेशन होती है। और डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी। यानी एक सेकंड में अगर डिक्रीज इन वेलोसिटी है तो वो कहलाता है बेसिकली डीसेलरेशन। और डीसेलरेशन के लिए भी हम वही एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, A इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन याद है सबको? इक्वेशन ऑफ मोशन, चलें बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा सा और डिफरेंट चीज़ों की तरफ आते हैं। जैसे अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का वर्ड निकाला गया बेसिकली लीनियर सर। लीनियर का मतलब क्या होता है? इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले कुछ भी पूछ नहीं रहा, पहले सिर्फ थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, देन उसके बाद फिर सवाल पूछना शुरू करेंगे। अभी तो कोई सवाल नहीं है, तो बगैर सवाल के चलेगा कैसे? सही बात है। ये अब इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान सवाल, कितनी होती हैं? 1 2 3 4। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन 4 होती है बस। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? S इज इक्वल्स टू वी टी, फिर वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी नहीं हो रहा, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन 4 थी, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, इक्वेशन डी। 1 2 3 की बात ही नहीं कर रहा है, ये 4 इक्वेशन है, विजिबल है ना भाई सबको? ठीक है, इनमें से पूछा जा रहा है ऑड इक्वेशन कौन सी है? इन 4 में से ऑड इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन ए बी सी डी, इन 4 में से ऑड इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन सी ऑड इक्वेशन है, इक्वेशन सी ऑड इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन ए जो है वो वाकई में ऑड इक्वेशन है। क्यों ऑड इक्वेशन है?
नहीं, ये वाली इक्वेशन, सिर्फ ये वाली इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन है। कहीं पे भी अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल हम लाइट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साउंड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो लाइट की वेलोसिटी चेंज तो नहीं होती ना, साउंड की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। तो जहां पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है कहीं पे भी कैलकुलेशन के लिए, अगर बात हो रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो नॉर्मली यूनिफॉर्म वेलोसिटी या इसी तरह से कहीं पे भी लाइट की वेलोसिटी या कहीं पे भी साउंड की वेलोसिटी, इनकी कैलकुलेशन के लिए हमेशा यही वाली इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है, S इज इक्वल्स टू VT, S इज इक्वल्स टू VT। तो और ये जो बाकी तीन इक्वेशंस हैं, देखिए इनमें VF VI आ रहा है। VF VI आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस फॉर वेरिएबल वेलोसिटी हैं, ये इक्वेशंस फॉर वेरिएबल वेलोसिटी हैं। तो जब भी किसी जगह पे वेरिएबल वेलोसिटी हो तो वेरिएबल वेलोसिटी पे इन तीन में से हम कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो सिर्फ एक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसी सिचुएशन हमारे पास गिवन थी कि इसमें कहा जा रहा है कि एक कार है, ये कार मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड है, कितनी है भाई, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो ये इसको टाइम लगा तकरीबन 1 मिनट का, तो ये 1 मिनट का टाइम लगा। देन मालूम करना है कि डिस्टेंस कवर्ड कितना होना चाहिए। तो ऐसी जगहों पे हम कोई ये VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, जिसको फर्स्ट इक्वेशन कहते थे, सेकंड बोलते थे, थर्ड बोलते थे, उनको तो यूज़ नहीं कर सकते ना। ऐसी जगहों पे मजबूरी है कि हमें सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली इक्वेशन, मतलब S इज इक्वल्स टू VT यूज़ करनी होगी। ठीक है, और S इज इक्वल्स टू VT, बच्चे बात नहीं करें, खामोशी से बैठे हैं। S इज इक्वल्स टू VT अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो V की वैल्यू कितनी है भाई, 20, टाइम की वैल्यू कितनी है, 60, टाइम की वैल्यू 60, 1 मिनट है तो मिनट तो सेकंड में कितना होगा, 60 सेकंड्स के बराबर ही होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेटर तो यूज़ करना नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ रहा है, 120 है ना भाई। 2 इंटू 6 कर दिया, तो सिंपल मैथ्स में ये तो बात पढ़ते हैं ना, इसी तरह की सारी बातें। 2 इंटू 6 कर दिया, कितना हो गया, 12, दोनों जीरो यहाँ पे आ गए। तो ये जो मैथ्स की क्विक कैलकुलेशन वाली टेक्निक्स होती हैं, ये तो प्री इंजीनियरिंग वालों को तो वैसी सारी चीज़ें वैसी पता होनी चाहिए, और पता हो नहीं उनको तो कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। मेडिकल वालों को पता होनी चाहिए खास तौर पे। तो भाई डिस्टेंस कितना हो गया, 1200 मीटर के बराबर जो है वो यहाँ पे बेसिक इसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और अगर कहीं पे वेरिएबल वेलोसिटी है तो फिर वेरिएबल वेलोसिटी के लिए इनमें से हम कोई भी इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको आइडिया है कि भाई VF का मतलब क्या होता है, VI का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड S क्या होता है, ये लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है कि VF का मतलब क्या है, VI का मतलब क्या है, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, इसी से लिंक करता हुआ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है अब यहाँ पे फ्री फॉल मोशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। अभी हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहे, इसको डिटेल में अलग से पढ़ेंगे जब पूरे ग्राफ बना चुके होंगे, तब ये सही डिटेल में सही डेप्थ पे जाएगा। अभी तो सिंपली हम बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन और वैल्यू की बात करें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेफिनेशन क्या था, इसमें डेफिनेशन क्या थी कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे डेवलप हो रही है भाई, अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ, ये क्या हो गई, सिंपली सरफेस ऑफ अर्थ, इधर से लाके बॉडी को हमने यहाँ पे डाउनवर्ड ड्रॉप किया, बॉडी मूव करती हुई डाउनवर्ड आ रही है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। जब बॉडी मूव करती हुई डाउनवर्ड आ रही होगी, बहुत सिंपल सवाल, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, कांस्टेंट तो नहीं, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या आइडियल कंडीशन है,
और जब आइडियल कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, इंक्रीज करती है। ये तो फर्स्ट ईयर की हद तक सही है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रख के रखें तो क्या होगा, आहिस्ता से टकराएगा, इधर रख के रखें तो जोर से आगे हिट करेगा, और नीचे हाथ रख के रखें तो क्या होगा, और जोर से हिट करेगा। यानी डाउनवर्ड मोशन में क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आइडियल कंडीशन है, मैंने लिख दिया आइडियल कंडीशन, यहाँ पे आइडियल कंडीशन नहीं है, इसमें आइडियल कंडीशन है, ठीक है। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है, जीरो एयर रेजिस्टेंस। आइडियल कंडीशन का मतलब जीरो एयर रेजिस्टेंस है। अगर जीरो एयर रेजिस्टेंस हुई भी है तो ऐसे केस में जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अब सवाल है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है मगर वेलोसिटी आइडियल कंडीशन में जब इंक्रीज करेगी तो इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट होगी, इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट होगी, इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट होगी। देखिए, वेलोसिटी अगर कोई भी चीज इंक्रीज कर रही है ना, सिर्फ ये वेलोसिटी नहीं, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, समथिंग, कोई भी क्वांटिटी, इकोनॉमिक्स में जाके भी कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही होती है तो तीन तरह से होती है। तीन तरह से क्या, इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, एक मेथड। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट। थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट। तो यहां पे क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब मेरे हिसाब से तो अगला सवाल होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। उस तो भाई ये समझ में आना चाहिए ना कि भाई इनका मतलब क्या है। हमने अपने लिहाज से सोच लिया, चलो मेरी किस्मत में यही था, मतलब ये लगा दिया आंसर। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट, इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये जनरल मीनिंग्स पहले क्लियर करें, फिर इस तरह के तो बहुत सवाल आएंगे पेपर में। कोई एग्जाम्पल ऐसी माइंड में, कोई एग्जाम्पल, कोई वैल्यूज के हिसाब से, कोई सैलरी के हिसाब से, करंट के हिसाब से, किसी भी चीज के लिहाज से, इसकी एग्जाम्पल्स क्या होनी चाहिए। इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट। पहले समझ लें, एग्जाम्पल तो बाद में बना लेंगे भाई। समझाने के एग्जाम्पल के लिहाज से बताता हूँ। इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट का मतलब क्या होता है, कोई शख्स था, उसने जॉब करनी शुरू की, ठीक है। अब वो जॉब करने के लिए कहीं भी गया, पहले साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आया 10%, अगले साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आया फिर से 10%, उससे भी अगले साल इंक्रीमेंट आया 10%। इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट है। हर दफा एक ही जैसी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए, अपने अंदाजे के लिए ऐसे लिख लेते हैं कि भाई इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट का मतलब है हर साल 10%, 10%, 10%, इस तरह का इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी, इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट। इसने जॉब करनी शुरू की, पहले साल इंक्रीमेंट लगा इसका 50%, ये बहुत खुश हुआ, ठीक है। अगले साल इसका इंक्रीमेंट लगा 30%, इंक्रीमेंट तो लग रहा है ना, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। उससे अगले साल इंक्रीमेंट लगा 5%, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट हो रहा है मगर कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा, डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। ये वाला इंक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट है, ठीक है। और ये जो थर्ड वाली कंडीशन है, इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट, ये सबसे बेस्ट है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है कि भाई पहली दफा जब इसने जॉब करनी शुरू की तो सैलरी इसकी बढ़ी, पहले साल 10%, दूसरे साल 30%, तीसरे साल फॉर एग्जाम्पल 100%। और अच्छा सोचना चाहिए। तो बाय कंडीशन इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई ना भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब यहां पे जब बॉडी मूव करती हुई डाउनवर्ड आ रही है तो इस वक्त जो वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए वो इंक्रीज तो करनी चाहिए ना भाई। और आइडियल कंडीशन है, जब आइडियल कंडीशन होती है तो बॉडी का वेट नेट फोर्स की तरह एक्ट करता है।
जब बॉडी का वेट नेट फोर्स की तरह करेगा तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन F इज इक्वल्स टू ma, जब नेट फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। नेट फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है बिल्कुल एक जैसा इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा होगा, एक जैसा इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आइडियल कंडीशन हो तो यहाँ पे इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट वाली कंडीशन जो है वो इस जगह पे जाके अप्लाई हो रही होती है। मतलब जो भी इंक्रीमेंट आएगा एक जैसा है। एक जैसा इंक्रीमेंट आने का मतलब पहले बॉडी को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, ड्रॉप करने से पहले वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यहां पे वेलोसिटी 0। एक सेकंड के बाद बॉडी को ड्रॉप किया, आइडियल कंडीशन है, एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक सेकंड के बाद भी 0। भाई एक सेकंड के बाद बॉडी यहां तक पहुंच चुकी है, मूव कर रही है, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी 0 कैसे हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, नहीं कुछ भी नहीं हो सकती, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। हाँ 10 के अप्रॉक्सीमेट, 10 के अप्रॉक्सीमेट क्या लें या 9.8 के अप्रॉक्सीमेट क्या लें? मतलब ये प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ऐसे कितना है, 9.8 है, और प्री मेडिकल वालों के लिए ऐसे कितना है, 10 है, सही है। तो एक सेकंड में मेडिकल वालों के हिसाब से चलते हैं, इनको कैलकुलेटर बेचारों को नहीं मिलता है। तो एक सेकंड के बाद, और अफसोस हो रहा है, तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 10। कितना इंक्रीमेंट आया, 10 का। हर सेकंड में ये इंक्रीमेंट आएगा, यानी अब एक सेकंड के बाद मतलब अगले सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20। फिर उससे अगले सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30। फिर इसी तरह से 40, 50, इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो इसकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, डायग्राम नहीं बना रहा आगे, वरना अगला सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आसानी नहीं होनी चाहिए वैसा। क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो हम ऑब्जर्व ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना इसको। अब बॉडी जब मूव करती हुई डाउनवर्ड जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा ना भाई। हम नीचे से आते हुए नहीं देख रहे हैं बॉडी को, ऊपर से जाते हुए देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है हमारे लिहाज से, हमारे आई के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद अ कांस्टेंट रेट, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद अ डिक्रीजिंग रेट, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग विद अ इंक्रीजिंग रेट, विद अ कांस्टेंट रेट। तो एक काम करना है, जल्दी नहीं करनी भाई। बॉडी को ड्रॉप किया, बॉडी मूव करती हुई डाउनवर्ड जा रही, डाउनवर्ड जाते हुए वेलोसिटी में हमने अभी डिस्कस किया था, वेलोसिटी बढ़ेगी 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। अगर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही हो तो डिस्प्लेसमेंट एक जैसा कैसे कवर होगा बार बार? मतलब हम रोड पे जा रहे हैं, बाइक को एक्सीलरेटर दे रहे हैं, बाइक में इंजन शोर भी कर रहा है, मगर डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ही जैसा कवर हो रहा है। फायदा क्या? स्लो स्लो चला लेते हैं, मतलब बगैर एक्सीलरेटर के। तो भाई जब यहाँ पे बॉडी मूव करती हुई जा रही होगी और वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट भी तो बढ़ रहा होगा। पहले वेलोसिटी कम है तो एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट भी कम है। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट भी तो ज्यादा होगा। वेलोसिटी जब और ज्यादा होगी तो एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और भी ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा विद अ इंक्रीजिंग रेट, नॉट कांस्टेंट रेट। अगर हर दफा 5 मीटर फिर 5 मीटर फिर 5 मीटर बढ़ता ना तो वैल्यू कैसे जाती? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। हम बोलते हैं इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, ये होता है इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट। मगर क्या हो रहा है, एक सेकंड में 0 से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, उसके बाद दूसरे सेकंड में 10 मीटर का कवर हुआ, तीसरे सेकंड में फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर कवर हुआ। तो हर सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कॉन्स्टेंटली तो नहीं बढ़ रहा ना, वो इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट। यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग रेट इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में। ठीक है, कोई डाउट, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। फिर एक सेकंड के बाद यहाँ पे वेलोसिटी फॉर एग्जांपल कितनी हो गई? 30। ठीक है, तो डाउनवर्ड में हर सेकंड में जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट का भी बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ह्यूमन आई को हमने यहाँ पे रखा हुआ और हम आई के लिहाज से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे लिहाज से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग है। रोड पे खड़े हुए हैं, कोई कंटिन्यूसली बाइक को एक्सीलरेटर दे रहा है तो हर सेकंड में हमारे लिहाज से बराबर दूर तो नहीं जा रहा ना। पहले सेकंड में कम दूर जा रहा था, अगले सेकंड में ज्यादा दूर जा रहा है, उससे अगले सेकंड में और तेजी से दूर की तरफ जा रहा है। यानी ऐसे केस में
जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग रेट। यहां तक बात समझ में आ रही है भाई सब लोगों को? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या थी? वो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सिंबल क्या था? जी। वैल्यू क्या थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्री मेडिकल वालों के लिहाज से कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्री मेडिकल के लिहाज से 10 और प्री इंजीनियरिंग के लिहाज से पूरा 9.8। जो प्री मेडिकल में जो एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं ना, और एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं वो भी 10 के लिहाज से कैलकुलेटेड होते हैं। हमारे पास नहीं, हमारे पास तो सबका मिक्स पेपर होता है, या हर जगह पे जो टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं उसमें मिक्स पेपर होता है। मगर जो एग्जाम का पेपर होता है ना, उसमें जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं प्री मेडिकल वालों के, उसमें जी की वैल्यू 10 रख के सॉल्व किया हुआ होता है, और प्री इंजीनियरिंग वालों के जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उसमें जी की वैल्यू 9.8 रख के ही सॉल्व किया हुआ होता है, ठीक है। और अगर आप भी 9.8 की जगह 10 रख के सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल दें, तो आंसर निकालने के बाद नियरेस्ट पॉसिबल के हिसाब से आप तब भी मार्क कर सकते हैं, बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बहरहाल ये तो डाउनवर्ड मोशन के लिए था ना, और अपवर्ड मोशन के लिए वैल्यू कितनी होती है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, मतलब डिसेलरेशन है, और डाउनवर्ड जाते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसके लिहाज से जब सॉल्विंग करेंगे तो प्री मेडिकल वाले 10 रख के सॉल्व करेंगे, प्री इंजीनियरिंग वाले जो है वो यहाँ पे सिंपली 9.8 रख के सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें अब कुछ और थोड़ी सी चीज़ें, ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने? जी की वैल्यू कितनी थी? 9.8। अगर इस बॉडी को हम मून की सरफेस पे ले जाए, और मून पे ले जाके यहां पे ड्रॉप करें, तो जब बॉडी मूव करके डाउनवर्ड आ रही होगी तो क्या सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे डेवलप होगी मून पे? कितनी कम होगी? ये वाला नहीं बताइएगा, बहुत कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा कम होगी, ये वाला नहीं, एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि बुक में अर्थ के कंपैरेटिवली मून पे जाके ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6 टाइम्स कम हो जाती है। मून पे जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी 6 टाइम्स है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी अर्थ वाली जो वैल्यू है, अगर इसको हम डिवाइडेड बाय 6 कर दें, अर्थ पे वैल्यू कितनी थी? 9.8, डिवाइड बाय 6 कर दें तो 1.6 समथिंग बनता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। मतलब मून पे जाके बॉडी का वेट भी कम हो जाता है ना। देखिए, पता होना चाहिए, जाके देखना जरूरी थोड़ी है। मैंने भी जाके नहीं देखा, आपने भी जाके नहीं देखा, ये कभी देखेंगे भी नहीं, हो सकता कुछ लोग देख लें जाके, मगर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में तो दिखा रहे होते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्रीज में जब ये एस्ट्रोनॉट्स वगैरह मून पे मूव कर रहे होते हैं तो क्या हुआ, ऐसे ही चलते हुए हल्का सा जंप किया, 6-7 स्टेप दूर चले गए, फिर हल्का सा जंप किया, 6-7 स्टेप दूर चले गए, सब जाके वहाँ पे क्रैश बने हुए होते हैं ना। तो वो कंडीशन क्या है कि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, इसीलिए वहाँ पे ग्रेविटी कम होने की वजह से चलना फिरना, ये सारी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, ठीक है। अगर किसी बॉडी को हम लेकर जा रहे हैं फ्रॉम अर्थ टू मून, यहाँ पे बेसिक अर्थ, यहाँ से हमने बॉडी को उठाया और बॉडी को उठा के हमने मून पे शिफ्ट कर दिया, तो बॉडी के साइज में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा? साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी का मास हमेशा सेम रहता है। अगर मास यहाँ पे 2 kg है तो मून पे जाके भी मास कितना होगा? वही 2 kg के बराबर होगा, मास में चेंज नहीं आएगा।
मगर वेट में जो है वो यहाँ पे चेंज आएगा, मेजर डिफरेंस है। कितना डिफरेंस आएगा? 6 टाइम्स वेट कम हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। तो अगर बॉडी का वेट इधर फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन था, तो मून पे जाके जो बॉडी का वेट है वो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 6। अच्छा, ये तो चेंज आ गया। अब थोड़ा सा डिवाइसेस से रिलेटेड बात करते हैं। एक वो फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस, डिजिटल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किस चीज को मेजर करते हैं? फिजिकल बैलेंस देखा हुआ है सब लोगों ने किस तरह का होता है? माइंड में है ना, वो एक बॉक्स सा होता है, बॉक्स के अंदर वो पूरा एक तराजू सा बना हुआ होता है, बीच में एक सस्पेंशन दिया हुआ होता है, दो साइड पे पैन्स लगे हुए होते हैं, पैन में चीज़ें रखते हैं, उसको हमने क्लोज कर देते हैं ताकि एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट ना आए। फिर उसकी नॉब को मूव करा के देखते हैं भाई बैलेंस है नहीं है, वो फिजिकल बैलेंस है। इसी तरह का एक वेट मूविंग वाला बैलेंस होता है जिसको बीम बैलेंस बोलते हैं, वो भी बेसिकली मास को ही मेजर करता है। कुछ कॉलेजेस वगैरह में बीम बैलेंस भी होता है, ठीक है। इसी तरह से अब डिजिटल बैलेंस भी है। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है ना। अब तो चिकन वाले के पास भी चले जाए, सब्जी वाले के पास भी चले जाए, तो उनके पास भी वो डिजिटल बैलेंस यूज हो रहा होता है, ठीक है। डिजिटल बैलेंस से अर्थ की सरफेस पे रीडिंग ली, एक ऑब्जेक्ट का मास निकाला, बॉटल का मास निकाला डिजिटल बैलेंस से एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसी तरह से मास मालूम किया, जो भी मालूम किया, डिजिटल बैलेंस से रीडिंग ली। और फिर जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटन मीटर, देखा है ना स्प्रिंग बैलेंस, न्यूटन मीटर कैसा होता है? इसी चल रहा है वाला। तो ये स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटन मीटर इस तरह का होता है। यहां से इसको पूरा कनेक्ट किया हुआ होता है, इधर बीच में अंदर जो है वो पूरा स्प्रिंग सा लगा हुआ होता है। इधर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, इधर एक हुक सा होता है। नहीं बेटे, बकरीद के टाइम पे ज़्यादातर लोग कसाई बन ही जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों के पास भी होता है, कसाई के पास भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास भी होता है, ठीक है। बकरीद के टाइम पे नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है ना कि गोश्त को हैंग करके किसी भी ऊपर जगह पे स्प्रिंग बैलेंस लगाया, ये वाला बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस कहलाता है, न्यूटन मीटर कहलाता है, ठीक है। इसमें गोश्त को हैंग करके बारी बारी हैंग करके देख रहे होते हैं कौन से बकरे में कितना गोश्त निकला, गाय में कितना गोश्त निकला, फिर वो हिसाब करते हैं इतनी ही खरीदी थी, ये हिसाब पड़ा, पता नहीं कौन सी कुर्बानी हुई है, अल्लाह माफ करे बस। तो बाय कंडीशन जो है स्प्रिंग बैलेंस से भी इसकी रीडिंग ली। सवाल क्या था? डिजिटल बैलेंस से रीडिंग ली, स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग ली। फिर इन दोनों डिवाइसेस को ले गया मून पे, इसी बॉटल को रख के फिर मून पे भी हमने दोनों से रीडिंग ली, स्प्रिंग बैलेंस से भी और डिजिटल बैलेंस से भी। किसकी रीडिंग सेम आ रही होगी, किसकी रीडिंग डिफरेंट आ रही होगी? फिजिकल बैलेंस था हमारे पास, यहाँ पे फिजिकल बैलेंस से रीडिंग ले ली और वो स्प्रिंग बैलेंस से भी रीडिंग ले ली, दोनों को लेके चले गए मून पे। अब दोनों से हम फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस दोनों से रीडिंग ले रहे हैं। किसकी रीडिंग सेम आ रही होगी, किसकी रीडिंग डिफरेंट आ रही होगी, या दोनों की सेम आ रही होगी, दोनों की डिफरेंट आ रही होगी? दोनों की रीडिंग डिफरेंट नहीं आएगी, एक की रीडिंग सेम आएगी, एक की रीडिंग डिफरेंट आएगी। हाँ, फिजिकल बैलेंस की रीडिंग सेम आएगी क्योंकि फिजिकल बैलेंस से मास मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग डिफरेंट आएगी क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करते हैं। वेट यहाँ पे अलग है, मून पे जाके वेट अलग है, मगर मास जितना इधर है उतना ही मास जो है वो वहां पे भी है। तो मास की वैल्यू वही हम बात कर रहे थे, मास सेम रहता है बट वेट जो है वो लाजमी सी बात है यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कंडीशन है मून के लिहाज से, हर प्लैनेट के लिहाज से नहीं चाहिए। मून की एग्जाम्पल गिवन है बुक में, वैल्यू बताई हुई है कि भाई मून पे जाके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या बॉडी का वेट है वो 6 टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो ये बात हमें पूरी प्रॉपर जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके हिसाब से अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन तो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जब वर्टिकल मोशन होता है, यहां से बॉडी मूव करके डाउनवर्ड जा रही है या फिर यहां से बॉडी मूव करके अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जैसा भी ये वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस में ए नहीं होता, जी होता है, और एस नहीं होता, एच होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो इक्वेशन कौन कौन सी थी लीनियर मोशन के लिए? एस इज इक्वल्स टू वी टी
फिर वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस 80, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन सारी इक्वेशंस को ऐसे ही 1 मिनट 2 मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं वर्टिकल मोशन में। कन्वर्ट करें, क्या करना है इसमें, ए की जगह जी आ जाएगा और एस की जगह एच आ जाएगा। कन्वर्ट करें, स्विच यहाँ से चलता है, बताइए कुछ उसी पे चला दें। मिलके कुछ करते हैं। उठा ले, कॉल उठा ले। पढ़ाई के लिए तो जिंदगी पड़ी है यार, इसका तो कॉल उठा लेना, बाद में मसला नहीं होगा। अच्छा भाई, इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया, सबको कन्वर्ट कर दिया, सारी इक्वेशंस कन्वर्ट कर दी। हाँ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई फिर जरा बताइएगा। एच इज इक्वल्स टू, बताएं वी टी, बोलते रहें बस यार, लिखते रहेंगे और क्या। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। फिर ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, और टू जी एच इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। चलो खामोश हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, ऐसी कॉल है नहीं, जाए ये भी कॉल रिसीव कर ले हम लोग। ये तो वैसे ही बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, सबको ही डांट पड़नी होती है, वो तो हमें आज तक पढ़ ली है, उसमें यह मसला। अच्छा भाई, अब ये इक्वेशन कन्वर्ट कर ली ना सबने, नहीं की ना। हाँ, बस यही एक थोड़ा सा काम था कि भाई पहली वाली इक्वेशन को कन्वर्ट नहीं करना था, क्योंकि ये वाली इक्वेशन वर्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भाई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की इक्वेशन थी, ये वाली तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वेशन है। वर्टिकल मोशन तो यूनिफॉर्म ही नहीं होता, या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या वेलोसिटी कम हो रही होगी। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वर्टिकल मोशन के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। बाकी सारी इक्वेशंस जो है वो एप्लीकेबल हैं, मगर ये वाली इक्वेशन वर्टिकल मोशन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक बात याद दिला रहा हूँ। डाउनवर्ड मोशन के लिहाज से दो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, एक तो जी की वैल्यू हो गई 9.8 ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उनके लिहाज से कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, एक और वैल्यू भी इसमें कांस्टेंट होती है, कौन सी, वी आई जीरो। डाउनवर्ड मोशन में वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, जीरो के बराबर। डाउनवर्ड में वी आई जीरो। ठीक है, क्योंकि भाई फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ड्रॉप करूंगा तो ड्रॉप करने के बाद ये मूव करता हुआ डाउनवर्ड आएगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे आते हैं। मगर जब ये नीचे नहीं आ रहा, यहीं पे है, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो के बराबर। बाद में डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो जी की वैल्यू 9.8 या 10 है, बट इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो के बराबर थी। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पे अपवर्ड मोशन है, बॉडी को थ्रो किया, बॉडी मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे केस में जी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड था, और जहाँ पे नहीं अलाउड वहाँ पे
-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे केसेस में जब बॉडी अपवर्ड जा रही हो तो अपवर्ड मूवमेंट के लिहाज से वीएफ की वैल्यू मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होती है ना। आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो गई। कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए बॉडी रुकती है जब इसका डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड में कन्वर्ट हो रहा हो, उस वक्त रुकती है कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, फिर बॉडी डाउनवर्ड फिर से आती है, वही 0 से 2, 4, 6 से 10, यानी जितनी वेलोसिटी से फेंका था उतनी वेलोसिटी से वापस आके भी टकराएगी। और हम वापस आने की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हमसे बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट तक बॉडी जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट के लिहाज से बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए 0 के बराबर, और डाउनवर्ड मोशन के लिहाज से बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है ये कितनी होनी चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है। सवाल लिखें। A body is dropped downward. A body is dropped downward. Find the distance covered. A body is dropped downward. Find the distance covered in 2 seconds. Find the distance covered in 2 seconds. जिनको कैलकुलेटर अलाउड है भाई अपने लिहाज से सॉल्व करें, जिनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वो 9.8 की बजाय 10 रख के सॉल्व करें। इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? 3 इक्वेशन तो है ना हमारे पास। सेकंड वाली इक्वेशन क्या हो गई? h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू चाहिए ना, इसको तो वैसे ही ख़त्म कर दें। इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड में 0 होती है, मतलब ये फैक्टर हो गया ख़त्म, ये बचा हाफ। g की वैल्यू अगर प्री मेडिकल था तो g की वैल्यू कितनी हो गई 10, और टाइम कितना था 2 सेकेंड। 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 4। 10 इंटू 4 कितना हो 40 डिवाइड बाई 2 कितना बचा 20 मीटर के बराबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और सवाल लिखा। A body is dropped downward. A body is dropped downward. Then find the distance covered. Then find the distance covered in 5th second. Find the distance covered in 5th second. बॉडी को डाउनवर्ड ड्रॉप किया, अपनी मूवमेंट के 5वें सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मालूम है। इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी था, मगर उसमें तो न्यूमेरिकल तो पूरा सॉल्व करते थे ना। पूरा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट सोचें अपने लिहाज से, या पूरी सॉल्विंग देखें, लॉजिक देखें क्या अप्लाई होनी चाहिए। मतलब डेटा वेटा कुछ भी नहीं बनाना, सॉल्विंग तो अच्छी खासी है इसमें। कुछ बताऊं कैसे सॉल्व होगा? मैं बता दूंगा दिमाग कैसे इस्तेमाल होगा, नहीं बता थोड़ा सा तो टाइम लगाए। जितना फंसेंगे ना दिमाग उतना स्ट्रांग होगा। भाई साहब सॉल्व तो करना शुरू करें। कुछ हो गया सॉल्व? क्या ज़बरदस्त। आंसर बता दें। 45 मीटर। भाई एक आंसर आ गया 45 मीटर। बाकी लोग ज़रा आंसर कंफर्म करें। एक आंसर 45 मीटर है।
44 पॉइंट समथिंग। हाँ सही है सही है। अच्छा बच्चे सॉल्व कैसे किया, कुछ मेथड बताएं ताकि बाकी सबको भी समझाया जा सके। जनाब S5 माइनस S4 कर दें, S5 माइनस S4 ऐसे ही जनरल डिस्कस कर रहे हैं भाई। 5वें सेकंड का मतलब क्या है? 5 सेकंड नहीं, 5वें सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड गुजर चुके हैं। अपनी मूवमेंट के 5वें सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड कितना होना चाहिए? 5वें सेकंड के डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करें? पहले 4 सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड निकाल दें, फिर 5 सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड निकाल दें, फिर S5 माइनस S4 कर दें। एक दफ़ा टाइम रखें 4 सेकंड, S4 आ जाएगा। एक दफ़ा टाइम रखें 5 सेकंड, तो क्या होगा? S5 आ जाएगा। फिर S5 में से S4 को माइनस करें, पता चल जाएगा 5वें सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड कितना होना चाहिए। ठीक है, बस कंफर्म कर लीजिएगा इस आंसर को। जिस तरह से भी सॉल्व करें आपकी मर्जी है। अच्छा भाई इसके बाद अब थोड़ा सा ग्राफ्स की तरफ आते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लिया ना सब लोगों ने? अब इसमें कंडीशन ज़रा देखिएगा। पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा 2 तरह के ग्राफ्स हैं इसमें, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मतलब 2 तरह के ग्राफ हैं, इनमें बहुत सारी तरह के और भी हैं, ठीक है, मगर पहला जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा भाई जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस पे आनी चाहिए और टाइम की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस और टाइम जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्राफ बनाया बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट निकालना आता है ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से, मतलब एक पॉइंट निकाल लिया इधर, एक पॉइंट बना लिया इधर, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाली, एक वैल्यू यहाँ से निकाली, एक वैल्यू यहाँ से, एक वैल्यू यहाँ से। तो अब वाई एक्सिस के लिहाज से अगर देखा जाए वाई एक्सिस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? y1, ये वाली वैल्यू हो गई y2। एक्स एक्सिस के लिहाज से ये वाली वैल्यू क्या हो गई? x1, ये वाली वैल्यू क्या हो गई? x2, ठीक है। अगर हम इसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो ग्रेडियंट निकालने का मतलब क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जो भी वैल्यूज़ हैं सॉल्व करके अगर हम यहाँ से ग्रेडियंट, किसी भी ग्राफ में ग्रेडियंट तो ऐसे ही निकालते हैं ना, ठीक है। ये तो 9-10 में भी था ना ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, नहीं था तो बस अब आना चाहिए, कुछ नहीं होता। इस वक्त जो ग्रेडियंट आएगा ये ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली वेलोसिटी को। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ पहले क्लियर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ही दोगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली टाइम होगा कि टाइम कितना लगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। यानी वाई एक्सिस में ये जो y2 माइनस y1 आ रहा है, ये y2 माइनस y1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। और ये जो x एक्सिस में x2 माइनस x1 आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली टाइम को। यानी y2 माइनस y1 का मतलब डिस्प्लेसमेंट है और x2 माइनस x1 का मतलब क्या है? बेसिकली टाइम है। यानी ग्रेडियंट से हम वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही कर रहे होते हैं और वेलोसिटी की यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशंस है हमारे पास अलग अलग, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अब सीक्वेंस में अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली जो टाइप है वो फॉर एग्जांपल क्या है? हमारे पास जीरो वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी का ग्राफ, जीरो वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। अब जीरो वेलोसिटी की अगर हम ग्राफ बना रहे हो तो इसमें 2 तरह के ग्राफ्स होते हैं। एक ग्राफ यहां पे बन रहा होगा फॉर एग्जाम्पल इस तरह का,
इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? इस लाइन का ग्रेडियंट कोई भी 2 पॉइंट बना के अगर हम ग्रेडियंट निकालें नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा, मतलब वेलोसिटी कितनी है? 0 के बराबर, क्योंकि y2 और y1 सेम हो जाएंगे ना। अब कोई भी 2 पॉइंट निकालें, x2 x1 तो होगा, वो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मगर y2 y1 सेम है, अगर उनको माइनस करेंगे तो लाजमी सी बात है 0 आंसर आएगा, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है और एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है। इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? दोनों ही 0 वेलोसिटी के ग्राफ है, दोनों 0 वेलोसिटी के ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, ग्रेडियंट 0 है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ग्रेडियंट वैसे ही 0 हो जाता है, तो वेलोसिटी तो 0 है, मगर इनमें डिफरेंस क्या है? कंडीशन असल में इसी तरह की है कि यहाँ पे जो पहले वाला ग्राफ है ना, इस ग्राफ के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। दूसरा वाला जो ग्राफ है इसमें डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और इसमें वेलोसिटी भी 0 है। देखिए टाइम बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, टाइम इसी तरह से बढ़ता रहेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 5 6 सेकंड, टाइम तो ऐसे ही बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे 10 20 30 40 ऐसे चल रही है, 10 20 30 40 ऐसे चल रही है। ठीक है, ये वाले ग्राफ का मतलब क्या था? पहले वाले ग्राफ का मतलब है आप यहाँ पे रुके हुए हैं, आपसे दूर एक चेयर रखी हुई है, आपसे दूर एक चेयर रखी हुई है, आपका चेयर का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, आपका और चेयर का डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल 30 मीटर है। चेयर रुकी हुई थी, आप भी रुके हुए, चेयर भी रुकी हुई है, कोई मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी 0 है चेयर की। ठीक है, सेकेंड वाला ग्राफ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप गए जाके चेयर पे बैठ गए, अब आपका और चेयर का इंटरनल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है ना, चेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम तो गुजरता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है। तो बाय कंडीशन सेकंड ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों 0 है, मगर फर्स्ट ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है। 30 मीटर की वैल्यू हमने यहाँ पे बनाई हुई थी, तो 30 मीटर है, नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, 30 है बस। मीटर की वैल्यू, तो बाय कंडीशन यहां से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देख के बता सकते हैं, और इधर से जो है वो हमें ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह पे जो है वो यहाँ पे मौजूद है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसी तरह से जरा जल्दी जल्दी थोड़े से कुछ और ग्राफ बनाने हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्मली हर एक सेकंड में बराबर बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी अगर हम यहाँ पे इसका एक ऑब्जर्वेशन कॉलम बना के देखें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के लिहाज से अगर हम चलें, फॉर एग्जांपल टाइम इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, 0 1 2 3 4, इसी तरह से 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, यानी हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है। तो वेलोसिटी कौन सी है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे यहाँ पे इसका ग्राफ बना रहे हैं, इस वैल्यू का प्रॉपर से हम प्लॉटिंग कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे फिलहाल। इसके लिहाज से अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि भाई टाइम जो है वो किधर आ गया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम इन सेकंड्स है, और वेलोसिटी आ गई अलॉन्ग वाई एक्सिस, और वेलोसिटी किससे? मीटर पर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट सिंपली मीटर में, वैल्यू मार्किंग यहाँ पे हुई हुई है 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चल रहा है जिसमें 10 20 30 और 40 है। ठीक है, और इधर 0 0 इधर ही है। अगर इसकी हम प्लॉटिंग भी करके देखते हैं तो प्लॉटिंग के हिसाब से क्या कंडीशन बन रही है? पहले 0 पे 0 था, पहला पॉइंट इधर ही आ गया, दूसरा 1 सेकंड पे 10 मीटर, 1 सेकंड पे 10 मीटर, अगला पॉइंट इधर आ गया, फिर 2 सेकंड पे 20 मीटर, 2 सेकंड पे 20, मतलब ये ग्राफ पॉइंट इधर आ गया, 3 सेकंड पे 30 मीटर, ये वाला पॉइंट इधर आया,
और 4 पे आ गया 40, मतलब ये वाला पॉइंट इधर आ गया। ये सारे पॉइंट इस तरह के आ रहे हैं कि जिनको ज्वाइन करने से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। लाइन का ग्रेडियंट क्या चेंज होगा? अब स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो बार बार किसी पॉइंट पे y2 माइनस y1 y2 माइनस y निकालते रहे, ग्रेडियंट हर जगह पे क्या होगा? बिल्कुल एक जैसा आएगा। इसमें ग्रेडियंट कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो जब हर सेकंड में बिल्कुल एक जैसा डिस्प्लेसमेंट है, ये इस तरह की कंडीशन थी कि बॉडी मूव करती हुई इस तरह से आ रही आगे की तरफ, और हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, अगेन 10 मीटर। इसका कॉलम बनाया हमने। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी है, टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0, टाइम भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, ठीक है। 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? 10 मीटर। 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। 2 सेकंड गुजर गए, तो 2 सेकंड के बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 मीटर, 10 + 10 मिला के, इसीलिए हमने 20 लिखा है 2 सेकंड के बाद। फिर पूरे 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल मिला के 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऐड होता जा रहा है, तो ये 30 हो गया। फिर इसी तरह से आफ्टर 4 सेकंड ये कितना हो गया? 40 के बराबर हो गया। मतलब बाज़ाहिर भी पता चल रहा था कि भाई सेम डिस्प्लेसमेंट इन अ सेम टाइम है, यानी बॉडी की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो लाइन का ग्रेडियंट बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब इसकी लाइन जो है कहीं भी बैंड नहीं करेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो है वो डेवलप हो रही होगी, ठीक है। अब इसी तरह का बस आखिरी कंडीशन अब डिस्कस कर रहे हैं, बाकी टाइप्स इंशाल्लाह फिर हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस भी हैं अच्छी खासी, ग्राफ के थ्रू कैलकुलेशन। टाइम इन सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। यहां पे बनी हुई है 2 लाइंस। ये स्ट्रेट लाइन है भाई, बस 2 मिनट, स्ट्रेट लाइन है, लग नहीं रही है मगर है स्ट्रेट। और इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहां पे भी है। ये 2 अलग अलग कोई कार है, एक कार ए है और एक कार बी है, जिनके ग्राफ बने हुए हैं। इन ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है? या एक ही बात है? अच्छा, इन दोनों में वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जरा ग्राफ को रीड करें, इसने कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है। जब कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है, मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली जैसे भी सोचें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो इसका मतलब वैल्यू ग्रेटर है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें तो भाई इसने टाइम ज़्यादा लगाया है, डिस्प्लेसमेंट कम किया है। जब टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो बाय कैलकुलेशन या बाय लॉजिक जैसे भी हम चलें, इसमें हम डायरेक्टली इस तरह से बता सकते हैं कि दोनों ही यूनिफॉर्म स्पीड्स हैं, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ हैं। बस इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो यूनिफॉर्म स्पीड है ये ग्रेटर यूनिफॉर्म स्पीड है, ये वाली ग्रेटर यूनिफॉर्म स्पीड, और ये वाली स्मॉलर यूनिफॉर्म स्पीड है। ग्रेटर यूनिफॉर्म स्पीड ग्रेडियंट ज़्यादा, लेसर यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्मॉलर यूनिफॉर्म स्पीड, लाइन का ग्रेडियंट कम है। और वो ग्राफ को रीड भी करके पता चल रहा है, ज़्यादा टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट है, इसमें कम टाइम में क्या ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, इसके थ्रू क्लियर पता चल रहा है। सवाल वगैरह ऐसे कमिंग क्लास में ही करेंगे, मगर कंडीशन इसे पता किस तरह की आती है। एक सवाल इसका आया हुआ था पेपर में, जिसमें बताया हुआ था कि एक कार है, वो मूव कर रही है, मतलब नहीं, एक कोई शख्स है जो कि मूव कर रहा है पहले सॉफ्ट स्नो पे, डायरेक्ट इतना आसान नहीं आता। एक शख्स है जो कि मूव कर रहा है सॉफ्ट स्नो पे, फिर वो मूव कर रहा है हार्ड स्नो पे। तो ग्राफ किस तरह का बन रहा होगा? उसके अलग अलग करके 4 ऑप्शन दिए। सॉफ्ट स्नो, दिमाग लगाना है। आप रोड पे चलते हुए जा रहे हैं,
रोड पे चलते हुए जा रहे होंगे, फिर भी क्या तेज जा रहे होंगे, इसी के कंपैरेटिवली एकदम से आप पहुंच गए सी साइड पे, अच्छा ही सोचना चाहिए ना इंसान को, ठीक है। बहुत सारी मिट्टी है, सी साइड पे पहुंचे हुए आप, क्या इतना तेज भाग सकते हैं फोर्स लगा के? आप भाग सकते हो, नॉर्मल तो कोई नहीं भाग सकता यार, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो बाय कंडीशन जो है वो इसी तरह की सीक्वेंस, कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी, कहाँ पे कम थी, एक लाइन जहाँ पे ख़त्म हुई दूसरी वहीं से स्टार्ट हुई, इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस जो है वो इसके ग्राफ में आती हैं। मगर आज बस हम यहाँ तक ग्राफ कर रहे हैं, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे इसी के कुछ क्वेश्चंस, फिर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, उसके भी ग्राफ बनेंगे, उनके एमसीक्यूज आएंगे। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट टाइप के ग्राफ आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ वाला काम जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि थ्योरी में तकरीबन ना होने के बराबर होता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
ये उसको बैग में डाल देंगे, ये भी देंगे बैग में।